औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मुअल्लिम राजा वाजिद अली, जिससे आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं। आज चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर 2 है और रूटीन में हमारा लेक्चर 6 है। चैप्टर 2 का प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का आज लेक्चर नंबर 6 जो हम अब स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमारी बात चल रही थी, जो शुरू में हम डिस्कस करते हैं, कामयाबी की। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि 313 लोग जिनके पास जंग की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, प्रैक्टिस नहीं थी, ओवर कॉन्फिडेंस माइनस किया हुआ था, लेकिन कामयाबी मिली। रमज़ान का महीना, 1000 का लश्कर और इताअत और फरमाबरदारी के साथ उन्होंने कामयाबी हासिल की। और ऐसी कामयाबी जो 1400 साल हो चुके हैं, ऐसी कामयाबी दोबारा किसी ने नहीं देखी। इसी तरह अगर हम थोड़ा सा आगे चलें, ग़ज़वा उहद की बात करें, जब एक जंग लड़ी जाए और जंग जीत भी ली जाए तो उनके पास अंडरस्टैंडिंग, जंग लड़ने की अंडरस्टैंडिंग तो आ जाती है। जीती हुई जंग के बाद प्रैक्टिस भी हो जाती है। सहाबा कराम के बारे में, ओवर कॉन्फिडेंस के बारे में तो हम कह नहीं सकते कि वो ओवर कॉन्फिडेंट हो। ओवर कॉन्फिडेंट उन्होंने माइनस भी किया। कामयाबी के लिए जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि अंडरस्टैंडिंग प्लस प्रैक्टिस माइनस ओवर कॉन्फिडेंस इज नॉट इक्वल टू सक्सेस, इट्स मल्टीप्लाई। जब तक हम इन्हें मल्टीप्लाई ओबीडियंस के साथ नहीं करेंगे। हम ग़ज़वा उहद की बात करते हैं और वहां जाके देखते हैं कि जब वो 50 तीर अंदाज जिन्हें ये हुक्म दिया गया और उन्होंने ओबीडियंस, इताअत करनी थी कि यहां से, इस टीले से नीचे नहीं आना। सिर्फ इतना हुक्म था कि जंग हम जीत जाएं, हार जाएं, किसी भी सूरत में आपने इस टीले से नीचे नहीं उतरना। जब जंग हुई, जीत ली गई। जीतने के बाद जब उन्होंने ओबीडियंस को छोड़ा, जब वो वहां से उतर आए, तो हमने देखा कि जो सक्सेस थी वो फेलियर में कैसे बदली। तो इन दो वाक़यात का कंपैरिजन करते हुए मैं अपने अजीज तुलबा को ये नसीहत करता हूं कि कामयाबी किसी भी जगह पे आपको हासिल करनी है, अंडरस्टैंडिंग प्लस प्रैक्टिस, ओवर कॉन्फिडेंस माइनस करना है। इसके साथ साथ जब तक आप इताअत फरमाबरदारी नहीं इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कामयाबी से दूर ही रहेंगे। कामयाबी को अपने करीब, या कामयाबी आपके पांव कब चूमेगी? जब आप इताअत और फरमाबरदारी करेंगे। किन की? 4 हस्तियों की, जो मैं पहले लेक्चर से आपको बता रहा हूं। अल्लाह की, जिसने आपको पैदा किया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अल्लाह के रसूल की। अल्लाह ने अपनी सारी कायनात अपने हबीब के लिए बनाई, तो हमें भी उनकी इताअत और फरमाबरदारी करनी चाहिए। इसके बाद आपके सामने आपके वालिदैन और उस्ताद-ए-ज़ा, इनकी इताअत और फरमाबरदारी करें, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। आज हम लेक्चर 5 के बाद लेक्चर 6 स्टार्ट करते हैं जी। आज का लेक्चर 6 है जी, स्टैटिस्टिक्स। अजीज तुलबा, चैप्टर नंबर 2 और नाम इसका है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में हमने डेटा की प्रेजेंटेशन को सीखने के तरीके सीखे थे लेक्चर नंबर 5 में, जहां हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन और उनको डिटेल से। आज हम देखते हैं जो टेबुलेशन के बाद टॉपिक हमारा बनता है वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैटिस्टिकल टेबल। स्टैटिस्टिकल टेबल को कंस्ट्रक्ट करना। A statistical table has at least 4 major parts and some
अदर माइनर पार्ट्स। इसके जो पहले 4 पार्ट्स हैं वो इसके मेजर पार्ट्स कहलाते हैं और बाकी जो हैं वो माइनर पार्ट्स कहलाते हैं। नंबर 1 द टाइटल, नंबर 2 द बॉक्स हेड जिसे हम कॉलम कैप्शंस भी कहते हैं, द स्टब, रो कैप्शंस, द बॉडी, उसके बाद प्रीफैक्टरी नोट, फुट नोट और सोर्स नोट। ये थे कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैटिस्टिकल टेबल्स के कुछ पार्ट्स। अमूमन यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज का क्वेश्चन बन जाया करता है कि स्टैटिस्टिकल टेबल के मेजर पार्ट, हाउ मेनी मेजर पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल टेबल। तो नीचे ऑप्शंस में 3, 4, 5 समथिंग कुछ लिखा होगा, तो बच्चों को पता होना चाहिए कि मेजर पार्ट्स इसके 4 हैं और माइनर पार्ट्स इसके 3। इनके नाम भी आपको याद होने चाहिए क्योंकि ये अगर शॉर्ट क्वेश्चंस में आए तो ये सारा लिखना पड़ेगा आपको। आगे इन पार्ट्स को हम डिटेल से पढ़ते हैं। नंबर 1 हमारे पास नंबर 1 था द टाइटल। हम द टाइटल को पढ़ते हैं। अ टाइटल इज द मेन हेडिंग। टाइटल टेबुलेशन में मेन हेडिंग को कहते हैं। इन अ कैपिटल लेटर्स, इसको हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं, शोन एट द टॉप ऑफ द टेबल, और ये टेबल के बिल्कुल शुरू में सबसे ऊपर लिखा जाता है। देयर आर नो फुल स्टॉप बी यूज्ड इन द टाइटल। टाइटल में फुल स्टॉप यूज नहीं किया जाता। द बॉक्स हेडिंग, कॉलम कैप्शन, बहुत अहम डेफिनेशन, अक्सर पेपर में आपको ये नजर आएगी पूछी हुई। द वर्टिकल हेडिंग एंड शेडिंग ऑफ द कॉलम। कॉलम जो वर्टिकल हेडिंग होती है आर कॉल्ड कॉलम कैप्शन और बॉक्स हेड्स। Only the first letter of the box head in capital letter and the remaining words must be written in small letter. ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें कंस्ट्रक्शन ऑफ टेबल में बहुत ज़रूरी चाहिए होती हैं। अमूमन लोग इन चीज़ों का ख्याल नहीं करते, जिसकी वजह से टेबल बनाते हुए बच्चों के नंबर कट जाते हैं। नंबर 3 पे हम बात करते हैं द स्टब, रो कैप्शंस। द हॉरिजेंटल हेडिंग, जैसे बॉक्स हेडिंग वर्टिकल हेडिंग को कहते हैं क्योंकि वो कॉलम से रिलेटेड होती है, स्टब यानी कि रो कैप्शन, लिहाजा हॉरिजेंटल हेडिंग एंड सब हेडिंग ऑफ द रोज आर कॉल्ड रो कैप्शन एंड द स्पेस वर these rows headings are written is called stub. The body, it is the main part of the table. Body जो है वो टेबल का मेन पार्ट होता है, which contains the numerical information, जो numerical information पर मुश्तमिल होता है, classified with रिप्रेजेंट टू रो एंड कॉलम कैप्शंस, जिसे हम क्लासिफाइड करते हैं रो और कॉलम कैप्शन में। प्रीफैक्टरी नोट, अ स्टेटमेंट गिवन बिलो द टाइटल एंड enclose the brackets usually describe the units of measurements is called prefatory note. ऐसी स्टेटमेंट जिसे हम ब्रैकेट में लिखें वो प्रीफैक्टरी नोट कहलाती है। फुट नोट, इट अपीयर्स इमीडिएटली बिलो द बॉडी ऑफ द टेबल प्रोवाइडिंग द फर्दर एडिशनल एक्सप्लेनेशन। ये बॉडी के बिल्कुल नीचे एंड पे लिखा जाता है जो कि फर्दर एडिशनल एक्सप्लेनेशन उस टेबल के बारे में गिवन होती है। सोर्स नोट, द सोर्स नोट इज गिवन एट द एंड ऑफ द टेबल इंक्लूडिंग द सोर्स फॉर्म
व्हेन द इंफॉर्मेशन हैज़ बीन टेकन। ये सोर्स नोट टेबल के एंड पे लिखा जाता है और इसमें हम क्या लिखते हैं कि ये इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिली। द इंफॉर्मेशन अबाउट कंपाइलिंग, एजेंसी और पब्लिकेशन, जैसे कि हमने किसी फर्दर जैसे मर्दमशुमारी के सेंसस, पॉपुलेशन सेंसस जो एक हमारा डिपार्टमेंट है, वहाँ से जैसे लाहौर बोर्ड में जब हम बच्चों की रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उसके सोर्स में वहाँ के कॉलेज का नाम लिखा जाता है कि ये किस कॉलेज के बच्चे हैं जी। रॉ डाटा, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है रॉ डाटा। क्या होता है? अ लिस्ट ऑफ द डाटा इन द फॉर्म इन विच दीज आर कलेक्टेड इज कॉल्ड रॉ डाटा। रॉ डाटा एक ऐसा डाटा होता है, ऐसा मटेरियल होता है जो जिस अंदाज में कलेक्ट किया जाता है उसी अंदाज में रखे हुए डाटा को हम रॉ डाटा कहते हैं। अनग्रुप्ड डाटा, डाटा विच हैव नॉट बीन अरेंज्ड। रॉ डाटा जो हमने कलेक्ट किया उसको अरेंज ना करें लेकिन उसको इकट्ठा करके एक जगह रख दिया जाए। द डाटा विच हैव नॉट बीन अरेंज्ड इन अ सिस्टमेटिक ऑर्डर आर कॉल्ड अनग्रुप्ड डाटा। उस डाटा को हम जिसे अरेंज नहीं किया गया उसे हम अनग्रुप्ड डाटा कहते हैं। अरे किसे कहते हैं? अरे एक नया टॉपिक, नई हेडिंग। एन अरे अपने नाम से ही जैसे अरेंज करते हैं। अरे इज द लिस्टिंग ऑफ द डाटा। डाटा को एक लिस्ट की फॉर्म में ले आएं इन द ऑर्डर ऑफ न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड। जो हमारा डाटा था उसको हम न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड में ले आएं तो हम उसे कहते हैं कि डाटा को अरे कर लिया, अरेंज कर लिया। इसकी दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। अ लिस्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑन अ वेरिएबल आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड अरे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा बहुत अहम नया टॉपिक शुरू होता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ टेबल। अभी हमने टेबुलेशन को जिक्र किया, पढ़ा क्या होता है। तो टेबल की फॉर्म में जो गिवन होता है डाटा उसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। लेकिन उसकी ये खुसूसियत क्या होनी चाहिए? अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ टेबल। वो टेबल क्या करे? शोइंग, वो दिखाए द नंबर ऑफ आइटम्स इन ईच क्लास के कितनी आइटम्स हैं हर क्लास में। जैसे हमारे पास बच्चों ने अपना एडमिशन करवाने के लिए फॉर्म फिल करके कॉलेज में जमा करवाया। अब हम ये देखें कि प्री मेडिकल में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो जब हम लिखते हैं प्री मेडिकल और उधर नंबर ऑफ स्टूडेंट उसके आगे लिख दें तो इट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी और दैट टेबल इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। प्री मेडिकल में कितने स्टूडेंट हैं? पहले कॉलम में लिखेंगे प्री मेडिकल, दूसरे कॉलम में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। प्री इंजीनियरिंग में, आईसीएस में, आईकॉम में और सेक्शन ए सेक्शन बी के लिहाज से अरेंज करने वाले टेबल को हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। इसकी दूसरी डेफिनेशन, अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ लिस्टिंग ऑफ क्लासेस एंड देयर फ्रीक्वेंसी। ग्रुप डाटा, अभी हमने लास्ट में अनग्रुप डाटा को पढ़ा था। तो ग्रुप डाटा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डाटा को हम ग्रुप डाटा कहते हैं इसलिए हमने ग्रुप डाटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ ही लगा दिया कि ग्रुप डाटा की डेफिनेशन बनती है डाटा प्रेजेंटेड in the form of frequency distribution are called group data. डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में दो तरह की डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले चैप्टर 1 में
अजीज तुलबा हम पढ़ चुके हैं डिस्क्रीट वेरिएबल और कंटिन्यूस वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल की डेफिनेशन मेरे बच्चों को याद होनी चाहिए। अ वेरिएबल विच कैन अज्यूम ओनली सम स्पेसिफिक वैल्यूज। जब विद इन अ गिवन रेंज, गिवन रेंज में जब स्पेसिफिक वैल्यूज को अज्यूम करते हैं तो डिस्क्रीट वेरिएबल कहलाता है। इसी तरह कंटिन्यूस वेरिएबल चैप्टर 1 में हम पढ़ चुके हैं और चैप्टर 1 में कंटिन्यूस वेरिएबल की डेफिनेशन भी सेम वर्ड्स पे हमने पढ़ी थी कि अ वेरिएबल विच कैन अज्यूम ईच एंड एवरी वैल्यू विद इन अ गिवन रेंज। जब कंटिन्यूस की बात थी तो ईच एंड एवरी वैल्यू, जब डिस्क्रीट की बात थी तो ओनली सम स्पेसिफिक वैल्यू। एग्जाम्पल के तौर पे हम डिस्क्रीट वेरिएबल को हम डिस्कस करके आए थे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, कि क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, यानी कि स्पेसिफिक हैं 3, 4 या 5। अब इन दो नंबर्स के दरमियान वी कैन नॉट अज्यूम 3.5 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, इट इज नॉट पॉसिबल। जैसे हमने एग्जांपल की थी डिस्क्रीट वेरिएबल में कि साइज ऑफ पैंट, साइज ऑफ ट्राउजर, साइज ऑफ कॉलर। जैसे साइज ऑफ पैंट देखते हैं तो मार्केट में जो पैंट की साइज मौजूद हैं वो 32, 34, 36, अब 35 मार्केट में अवेलेबल नहीं, लिहाजा 34 और 36 के दरमियान कोई भी वैल्यू मार्केट में अवेलेबल ना हो तो उसे हम कहते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल। और कंटिन्यूस वेरिएबल रेंज के दरमियान ईच एंड एवरी वैल्यू वी कैन अज्यूम। ये दोबारा, क्योंकि ये बहुत अहम टॉपिक है डिस्क्रीट और कंटिन्यूस, जिसमें डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है, इसलिए जब भी जहाँ पे भी ये आता है मेरी कोशिश होती है कि मैं इसको नए सिरे से बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को सिखाऊं कि डिस्क्रीट और कंटिन्यूस कहते किसे हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ फ्लावर्स इन अ ट्री इज अ डिस्क्रीट वेरिएबल। अब हम पढ़ते हैं डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या चीज है? अ डिस्ट्रीब्यूशन formed by a set of values which are discrete। एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें हमने जो वैल्यूज को इस्तेमाल किया है वो वैल्यूज डिस्क्रीट हों, डिस्क्रीट नेचर की हों, इज कॉल्ड डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। और सेम वर्ड्स के साथ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन। सेम वर्ड्स करने का मकसद ये होता है कि अगर एक डेफिनेशन बच्चा याद कर ले तो सिर्फ लफ्ज़ को चेंज करने से डेफिनेशन चेंज हो जाती है और डेफिनेशंस फिर याद होना शुरू हो जाती हैं। अ डिस्ट्रीब्यूशन formed by a set of values which are continuous nature is called continuous distribution। जब हम कोई डेटा, कोई डिस्ट्रीब्यूशन में हम कहेंगे हाइट ऑफ द स्टूडेंट इन अ कॉलेज, कि कॉलेज के स्टूडेंट की हाइट की डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी। अगर हम कहते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, हम कहते हैं साइज ऑफ शूज इन अ मार्केट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा वेरिएबल जिसमें डिस्क्रीट वेरिएबल की नेचर यूज की जाए उस डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, और कंटिन्यूस नेचर यूज हो रही हो एक ऐसा वेरिएबल जो कंटिन्यूस नेचर का हो और उस वेरिएबल से डिस्ट्रीब्यूशन बनाई जाए तो उसे हम कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। जी, क्लास लिमिट, बात करते हैं क्लास लिमिट की। ये आपके सामने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एक छोटा सा टेबल बतौर एग्जाम्पल दिया गया है
और ये टेबल बनाया गया है। ये आप देख रहे हैं, ये इसकी मेन हेडिंग है कि ये टेबल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का है। वेट इन केजी, ये कॉलम वेट को रिप्रेजेंट करता है और वेट में हमने क्लासेस को बना दिया कि 50 केजी टू 60 केजी वाले जो लोग हैं वो कितने हैं, 60 केजी टू 70 केजी, फिर 70 टू 80 केजी की एक क्लास बना ली और 80 टू 90 की एक क्लास बना ली। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 12 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका 50 टू 60 केजी है, सेम एज इट इज 18, 20 एंड 32, टोटल 82 स्टूडेंट्स। ये एक छोटा सा टेबल बनाया गया है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। इससे हम सीखते हैं क्लास लिमिट किसे कहते हैं। क्लास लिमिट, द स्मॉलेस्ट and largest value in any given class are called its class limit। जैसे हमारी पहली क्लास है जी 50 to 60, तो इसकी स्मॉलेस्ट 50 है वैल्यू और 60 है लार्जेस्ट वैल्यू। तो स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यूज इन एनी गिवन क्लास, किसी भी क्लास में अगर हम लास्ट क्लास की बात करें तो उसकी क्लास लिमिट क्या है, 80 टू 90। अगर हम थर्ड क्लास की बात करें तो उसकी क्लास लिमिट क्या है जी, 70 टू 80। तो बस ये जो क्लास ग्रुप बनाए जाते हैं उसकी स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू को हम कहते हैं क्लास लिमिट। ओपन एंड क्लासेस, ओपन एंड क्लासेस क्या होती हैं। दोबारा से एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया गया है और ओपन एंड क्लासेस की डेफिनेशन के तौर पे हमने ये लिखा कि अ क्लास आइदर नो लोअर क्लास लिमिट, उसकी लोअर क्लास लिमिट और नो अपर क्लास लिमिट। एक ऐसी क्लास जिसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट ना हो, आइदर नो लोअर लिमिट और नो upper class limit in a frequency table is called open end classes. Example, weights in kg, वैसे ही एक एग्जाम्पल है नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। ये जो हमने कहा कि डेफिनेशन में कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में उस डिस्ट्रीब्यूशन में उसकी लोअर क्लास और अबव क्लास ना हो। जब यहां पे पहली क्लास में हमने लिख दिया बिलो 100, इसका मतलब ये हुआ कि 100 से बिलो, अब 100 से बिलो कोई मेंशन नहीं किया, और अबव 130, लास्ट क्लास में हमने लिखा अबव 130। अब 130 से अबव कितना, 140, 150 या इन्फिनिटी। इसी तरह 100 से बिलो कितना, 0 या माइनस में, कोई नहीं पता। तो ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें बिलो और अबव क्लास लिमिट मौजूद ना हो, उस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को ओपन एंड क्लासेस कहते हैं। अब हम देखते हैं जी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्लास विड्थ। The class width is the difference between two consecutive lower classes or class limits or between the upper and lower class boundaries of any class. For example, same, ये हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एक टेबल, वही टेबल है जी वेट इन केजी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वही टेबल एज इट इज। लेकिन हम बात करते हैं क्लास विड्थ की। क्लास विड्थ में क्या होगा कि डिफरेंस होगा। इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा, द क्लास विड्थ इज द डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव लोअर क्लास लिमिट्स, और क्लास लिमिट्स का या फिर क्लास बाउंड्रीज का। जैसे 50, 60, 60, 70, ये क्लास बाउंड्रीज हैं। तो क्लास बाउंड्रीज का मतलब 50 और 60 है, तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर दें। 60 माइनस 50
इज इक्वल टू 10 इज द क्लास विड्थ। या अगर हम देखते हैं लास्ट क्लास की क्या विड्थ है, तो ये लास्ट क्लास की विड्थ है जी 90, क्योंकि अपर क्लास है और 80 है लोअर क्लास, तो 90 माइनस 80 इज इक्वल टू 10, इट इज क्लास विड्थ। अमूमन डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हुए क्लास विड्थ इक्वल रखते हैं। आगे चलते हैं जी, क्लास मिड पॉइंट या फिर क्लास मार्क। क्लास मिड पॉइंट, द पॉइंट इन ईच क्लास, द पॉइंट इन ईच क्लास हाफ वे between the lower and upper class limit is called midpoint, or it is also called class mark. For example, ये हमारे पास क्लासेस हैं, ये फ्रीक्वेंसी है। क्लास मार्क क्या है? पहली क्लास है जी 10 से 19 तक, तो इनका हाफ, 10 और 19 का हाफ क्या होगा, और हम कैसे मालूम करेंगे? इन दोनों को जमा करें और 2 पे डिवाइड कर दें, तो इसका हाफ आ जाएगा। 10 प्लस 19 डिवाइडिंग बाई 2, इट इज 14.5, इट इज क्लास मार्क और अ मिड पॉइंट, इट इज डिनोटेड बाय x। 20 और 29 है जी, 20 और 29 को प्लस करते हैं और 2 पे डिवाइड कर दें, तो 24.5 ये हमारे पास क्लास मार्क। 30 से 39 तो 34.5, 40 से 49 दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड करें तो ये क्लास मार्क हमारे पास आ जाएंगी। लास्ट में हम बात करते हैं क्लास बाउंड्री। ये हमारे चैप्टर का बहुत अहम तरीन हिस्सा जो हम चैप्टर 3, 4, 5 तक चलाएंगे। क्लास बाउंड्री की आज हम डेफिनेशन और थोड़ा सा सीखने की कोशिश करते हैं, इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में ले जाएंगे। फॉर फाइंडिंग द क्लास बाउंड्री, जब हम क्लास बाउंड्री मालूम करने लगे तो वी टेक, फिर हमें क्या करना चाहिए? हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द लोअर क्लास लिमिट एंड देन second class, the upper class limit of the first class. 20 minus 19, हमने कहा half of the difference। पहली क्लास देखें जी 10 से 19 तक है और दूसरी क्लास है 20 से 29 तक। अब इनमें क्या करेंगे? जो पहली क्लास है उसकी अपर क्लास यानी कि 19, और जो दूसरी क्लास है सेकंड क्लास उसकी लोअर क्लास यानी कि 20, इनका डिफरेंस 20 माइनस 19 बाई 2, हाफ करेंगे 1/2 आ जाएगा, 0.5 आ गया। हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर क्लास ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड क्लास। दिस वैल्यू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लोअर क्लास। अब ये जो 0.5 है, ये 0.5 इन तमाम लोअर क्लास में से माइनस कर देंगे और ऐड कर देंगे इन तमाम क्लास में, अपर क्लास में, तो ये क्लास बाउंड्री बन जाएगी। यानी कि 10 माइनस 0.5 9.5 और 10 माइनस 0.5 19.5, और ये काम हम इन सब क्लासेस के साथ करेंगे तो ये क्लास बाउंड्रीज बनेगी। चैप्टर 2 का ये सेकंड लेक्चर आपके सामने पेश किया गया है, और अज़ीज़ तुलबा इसमें बहुत सी डेफिनेशन पेपर में रिपीट होती हैं। इन डेफिनेशंस को आप गौर से सुने, सीखें और अपने नोट्स बनाएं। इनको सुनकर आप अपने नोट्स बनाएं जो आपका सरमाया बनेंगी, और अपने नोट्स बने हुए उन्हें याद करें। और पास्ट पेपर में अगर आप इन्हें देखेंगे तो बहुत सी डेफिनेशंस रिपीट हुई हैं, और ये डेफिनेशन आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में हेल्प आउट करेंगे और अच्छे नंबरों से कामयाबी की तरफ ले जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया।